हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आसिफ और आज मैं लेके आया हूं पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर से 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम लोग मोस्ट वीवीआई पहला क्वेश्चन है, भारत ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की? आप सभी लोग आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है, भारत ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की, यानी भारत कब आजाद हुआ? इसका सही आंसर होगा, सभी को तो पता ही होगा, 15 अगस्त 1947। चलिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ सभी लोग कमेंट कीजिएगा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का विभाजन किन दो मुख्य देशों में हुआ? पहला ऑप्शन है भारत और श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन है भारत और म्यांमार। तो हम लोगों को पता है भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, विभाजन का मुख्य आधार क्या था? विभाजन का मुख्य आधार क्या था? भाषा था? नहीं, भाषा नहीं था। जाति था? जाति भी नहीं था। क्षेत्र था? क्षेत्र भी नहीं था। सिर्फ मात्र एक आधार था, वो था धर्म। पांचवा क्वेश्चन होगा, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है दो भाषाएं, दो धर्मों के लिए दो राष्ट्र, दो दलों के लिए राजनीतिक, दो संविधानों। इसका सही आंसर होगा दो धर्मों के लिए दो राष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को किसने अधिक बढ़ावा दिया? तो बताइएगा, भारतीय कांग्रेस ने अधिक बढ़ावा दिया, या मुस्लिम लीग ने बढ़ावा दिया, हिंदू महासभा ने बढ़ावा दिया, या स्वराज पार्टी ने बढ़ावा दिया? इसका सही आंसर होगा मुस्लिम लीग ने बढ़ावा दिया। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के सामने पहली प्रमुख चुनौती कौन सी थी? जो प्रमुख चुनौती क्या थी? 7वां नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत मतलब आजाद भारत के सामने पहली प्रमुख चुनौती कौन सी थी? ठीक है, तो इसका आंसर सभी लोग कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है आर्थिक समानता, असमानता, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय निर्माण, ऑप्शन नंबर सी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी गुटनिरपेक्ष। इसमें से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय निर्माण। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, स्वतंत्र भारत के सामने दूसरी बड़ी चुनौती क्या थी? साम्राज्यवाद था? नहीं था। उपनिवेशवाद था? नहीं था। शीत युद्ध था? ये भी नहीं था। आंसर क्या होगा? लोकतंत्र की स्थापना करना, ये सबसे बड़ी दूसरी चुनौती थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, स्वतंत्र भारत के सामने तीसरी प्रमुख चुनौती क्या थी? विदेशी शासन था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है विदेशी शासन था, ये हो जाएगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है गुटनिरपेक्षता, तो ये भी हो जाएगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी में दिया है विकास और आर्थिक निर्माण, तो ये सही होगा। सैन्य तानाशाही, ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियां अध्याय किस पुस्तक से संबंधित है? तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है समकालीन विश्व राजनीतिक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीतिक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लोकतांत्रिक राजनीतिक, ऑप्शन नंबर डी में दिया है भारतीय संविधान। इसमें आंसर बताइएगा आप लोग क्या होगा? सही आंसर होगा स्वतंत्रता के समय भारतीय राजनीतिक, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियां अध्याय में कौन सी चुनौती नहीं आती है? क्वेश्चन बोला राष्ट्रीय निर्माण
की चुनौतियां अध्याय में कौन सी चुनौती नहीं आती है? तो विभाजन, विस्थापन और पुनर्निवास ये चुनौती आती है। रियासतों का विलय ये भी आता है। राज्यों का पुनर्गठन ये भी आता है। पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन ये नहीं आता है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। विभाजन का सबसे बड़ा मानवीय परिणाम क्या था? तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है विभाजन का सबसे बड़ा परिणाम कौन सा था? विभाजन का सबसे बड़ा परिणाम सीमा विवाद था? नहीं था। भाषाई आंदोलन था? ये भी नहीं था। आपातकाल था? ये भी नहीं था। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन और दंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है विभाजन के समय सबसे अधिक हिंसा किस क्षेत्र में हुई? फिर से देखिएगा, क्वेश्चन दिया है विभाजन के समय सबसे अधिक हिंसा किस क्षेत्र में हुई? विभाजन के समय सबसे अधिक हिंसा किस क्षेत्र में हुई? पहला नंबर ऑप्शन दिया है दक्कन क्षेत्र। पहला ऑप्शन है दक्कन क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन है पंजाब और बंगाल। तीसरा ऑप्शन है असम। चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब और बंगाल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्र निर्माण से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा। क्वेश्चन का है राष्ट्र निर्माण से क्या अभिप्राय है? राष्ट्र निर्माण से क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन दिया है केवल सेना का निर्माण। दूसरा ऑप्शन है केवल उद्योगों की स्थापना। तीसरा ऑप्शन है नागरिकों के समान राष्ट्रीय पहचान और उद्देश्य का विकास। चौथा ऑप्शन है केवल चुनाव कराना। ठीक है, तो इसमें पहला गलत हो जाएगा। केवल सेना का निर्माण करना गलत है। केवल उद्योगों की स्थापना ये भी गलत है। केवल चुनाव कराना ये भी गलत है। नागरिकों के समान राष्ट्रीय पहचान का उद्देश्य का विकास ये अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या माना गया है? क्वेश्चन नंबर 15 है भारत में लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या माना गया है? पहला ऑप्शन है हमारे पास सर्वधर्म समभाव। दूसरा ऑप्शन है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तीसरा है ऑप्शन नंबर सी है पंचायती राज। ऑप्शन नंबर डी है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो हमारे पास सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है जो पॉलिटी से लिया गया है और इन सभी क्वेश्चनों के एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा होती है। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? क्वेश्चन है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है केवल शिक्षित नागरिक मतदान करें, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी केवल धनी नागरिक मतदान करें, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी केवल पुरुष नागरिक मतदान करें, ये भी गलत है। हमारे पास सही क्या होगा? 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्क नागरिक मतदान करें। ये ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया? तो तानाशाही शासन को अपनाया? नहीं, बिल्कुल गलत।
तानाशाही शासन ये गलत हो जाएगा। सैन्य शासन ये भी गलत। राजतंत्रीय शासन ये भी गलत। संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली, हाँ ये सही होगा। भारत ने किस प्रकार की शासन अपनाई? संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। भारत को बहुभाषीय देश क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में कहा है यहाँ केवल 2 भाषाएं हैं, तो यह आंसर क्या होगा? गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी में कहा है यहाँ सिर्फ एक ही आधिकारिक भाषा है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती है, ये सही क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, ठीक है, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, 19 की तरफ बढ़ते हैं, 18 हो गया। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया है? तो बताइएगा। पहला ऑप्शन दिया है राजतंत्रीय धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, ठीक है। संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन नंबर सी में दिया है उपनिवेश। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? उपनिवेश लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर डी में है संघीय राज्यतंत्र। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसमें दिया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हम अपना संविधान का प्रस्तावना, जिसे संविधान का हृदय कहा जाता है, उसमें जो पढ़ते हैं तो उसमें यह आता है संपूर्ण संप्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है भारतीय संविधान में संघीय ढांचे का क्या अर्थ है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में संघीय ढांचे का क्या अर्थ है, या अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा पूरा अधिकार केवल केंद्र के पास है, ये गलत होगा। पूरा अधिकार केवल राज्य के पास, ये भी गलत। कुछ अधिकार राज्य के पास है, कुछ केंद्र के पास है। और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, ना केंद्र ना राज्य केवल पंचायत, ये भी गलत है। हमारा सही आंसर होगा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ठीक है। 21 नंबर पे बढ़ते हैं। रियासतों के विलय का कार्य किसने संभाला? फिर से सुनिएगा। रियासतों के विलय का कार्य किसने संभाला? ठीक है, रियासतों का विलय जब हुआ तो उसका कार्य किसने संभाला था? ऑप्शन नंबर ए दिया है हमारे पास जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी है सी गोपालाचारी। तो हमारे पास सबसे सही आंसर क्या होगा? 21 का ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। सरदार पटेल के सहयोगी के रूप में रियासतों के विलय में किस अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी? क्वेश्चन सुनिएगा। सरदार पटेल की सहयोगी के रूप में रियासतों का विलय में किस अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये पूछा गया है। किस अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ऑप्शन नंबर ए है बीपी मेनन। ऑप्शन नंबर ए है बीपी मेनन। ऑप्शन नंबर बी है बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी है मौलाना आजाद।
ऑप्शन नंबर डी है जयप्रकाश नारायण। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वीपी मेनन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किससे संबंधित है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है संविधान संशोधन। देखिएगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है संविधान संशोधन, पहला ऑप्शन है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। दूसरा ऑप्शन है रियासतों का भारत या पाकिस्तान में विलय। तीसरा ऑप्शन है चुनाव सुधार। चौथा ऑप्शन है भाषाई राज्यों का गठन। तो हमारे लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? रियासतों का भारत पाकिस्तान में विलय। छोटे बड़े जितने रियासतें थे सभी का विलय हुआ भारत और पाकिस्तान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। ठीक है, देशी रियासत क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है देशी रियासतों की कुल संख्या लगभग कितनी थी? देशी रियासतें की कुल संख्या लगभग कितनी थी? तो हमें बताना है देशी रियासतों की संख्या लगभग कुल कितनी थी। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है 100 से कम, 100 से कम। दूसरा ऑप्शन है लगभग 200 के आसपास। ऑप्शन नंबर सी है 500 से ज्यादा। ऑप्शन नंबर डी है 1000 से ज्यादा। तो हम इसमें सही आंसर क्या होगा? लगभग 500 से अधिक देशी रियासतें थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां अध्याय में किस देश से तुलना की गई है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां अध्याय जो है हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये मेरा चैप्टर का नाम है। अध्याय में किस देश से तुलना की गई है? तो हमें बताना है इस अध्याय में किस देश से तुलना की गई है। चीन से की गई है, अमेरिका से की गई है, सोवियत संघ से की गई है या जापान से की गई है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, सोवियत संघ से की गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। भारत और सोवियत संघ की समानता किस दृष्टि से बताई गई है? क्वेश्चन फिर से देखेंगे। भारत और सोवियत संघ की समानता किस दृष्टि से बताई गई है? ठीक, बताई गई है या देखी गई है, बात एक ही है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला, दोनों छोटे देश थे। ठीक है, आप लोग आंसर बताइएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ठीक, या फिर हमसे कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए तो आप लोग बताइएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दिया है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो भारत और सोवियत संघ की समानता किस दृष्टि से बताई गई है, इसका आंसर दीजिए। दोनों छोटे देश थे, दोनों में विविधता और विशाल भौगोलिक क्षेत्र था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी है दोनों राजतंत्र थे। ऑप्शन नंबर डी है दोनों उपनिवेश थे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दोनों विविधता और विशाल भौगोलिक क्षेत्र था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है स्वतंत्र भारत के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था चुनने का मुख्य कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर देखिए 27 में, आजाद भारत के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था चुनने का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है ब्रिटिश दबाव। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ऐतिहासिक अनुभव और आजादी की लड़ाई का मूल्य। तीसरा ऑप्शन दिया गया है आर्थिक कारण। चौथा ऑप्शन दिया गया धार्मिक कारण। तो हमारे लिए बिल्कुल सही आंसर होगा ऐतिहासिक अनुभव और आजादी की लड़ाई के मूल्य। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ऐतिहासिक अनुभव और आजादी की लड़ाई के मूल्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 28 कहते हैं स्वतंत्र भारत में पहली आम चुनाव कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, उसमें कहते हैं आजाद भारत में पहली आम चुनाव कब हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1947 से 48, ये ऑप्शन नंबर ए दिया है 1947 से 48। ऑप्शन नंबर बी दिया है 1949 से 1950। ऑप्शन नंबर सी है 1951 से 52। ऑप्शन नंबर डी है 1955 से 56। तो हमारे लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 51 से 52 के बीच में आम चुनाव हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, मैंने टिक सी में लगाया है लेकिन गलती से बी कह दिया था। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम आम चुनाव में मतदान का अधिकार किन्हें प्राप्त था। ठीक है, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। देखिए यहाँ क्या है 1951 से 1952 में, 1951 से 1952 में। तो ये कब की बात कह रहे हैं, 1951 से 1951 में जो चुनाव हुआ था 51 से 52 में, उस चुनाव की बात कही जा रही है कि प्रथम आम चुनाव में मतदान का अधिकार किन्हें प्राप्त था। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है केवल शिक्षित नागरिकों को, ये तो गलत है। केवल करदाता नागरिकों को जो टैक्स देते थे केवल वो वोट मतदान कर सकते थे, तो ये भी बिल्कुल गलत है। उस टाइम ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्क नागरिकों को, तो ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी वयस्क नागरिक मतदान कर सकते थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, केवल पुरुष कर सकते थे, ये गलत होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की मजबूती के लिए कौन सा संवैधानिक निकाय बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए है योजना आयोग। क्वेश्चन क्या क्या है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की मजबूती के लिए कौन सा संवैधानिक निकाय बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है योजना आयोग, ऑप्शन नंबर बी है चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर सी है वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर डी है भाषा आयोग। तो आप लोग बताएंगे कौन सा आंसर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, चुनाव आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है राज्यों के भाषाई पुनर्गठन की सिफारिश किसने की। राज्यों का जो भाषाई पुनर्गठन होता है उसकी सिफारिश किसने की थी, ये पूछा गया है। इसमें हम लोगों को पहला ऑप्शन मिला है नेहरू समिति ने, दूसरा ऑप्शन है जेवीपी कमेटी, तीसरा ऑप्शन है साइमन कमीशन, चौथा ऑप्शन है दूसरा आयोग। तो हम लोगों का सही आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी जेवीपी कमेटी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से सुने, सही से पढ़े। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है आंध्र प्रदेश का गठन मुख्यतः किस आधार पर हुआ। आंध्र प्रदेश का गठन मुख्यतः किस आधार पर हुआ था। ठीक है, धार्मिक आधार पे हुआ था या भाषाई आधार पे या आर्थिक आधार पे या सांस्कृतिक आधार पे। तो हम लोगों को बताना है किस आधार पे हुआ था। ऑप्शन पहला क्या दिया है, भाषाई आधार, दूसरा है पहला धार्मिक आधार, दूसरा है भाषाई आधार, तीसरा है आर्थिक आधार, चौथा है सांस्कृतिक आधार। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ज्यादातर जो राज्यों का गठन होता है वो भाषाई आधार पे होता है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस आधार पे हुआ था? तो भाषाई आधार पे हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। राज्यों के पुनर्गठन के लिए जिस आयोग की स्थापना हुई, राज्यों के पुनर्गठन के लिए जिस आयोग की स्थापना हुई, उसकी अध्यक्षता किसने की? देखिए, राज्यों का पुनर्गठन के लिए जिस आयोग की स्थापना हुई, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे यह पूछा गया। क्या पूछा गया? अध्यक्ष कौन थे यह पूछा गया, अध्यक्ष। ठीक, तो इससे पहला ऑप्शन क्या दिया गया है हमें? फजल अली। दूसरा ऑप्शन है के एम मुंशी। तीसरा ऑप्शन है पट्टाभी सीतारामैया। चौथा ऑप्शन है सुकन्या नायर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फजल अली। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फजल अली, बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। भारत में भाषाई राज्यों के गठन से क्या परिणाम सामने आया? क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहते हैं? भारत में भाषाई राज्यों के गठन से क्या परिणाम सामने आए? पहला ऑप्शन क्या दिया गया ये देखेंगे, अलगाववाद बढ़ा। दूसरा ऑप्शन क्या दिया? राष्ट्र की एकता कमजोर हुई। तीसरा ऑप्शन दिया है क्षेत्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय एकता दोनों मजबूत हुई। ये तो सही बात है। लोकतंत्र कमजोर हुआ, ये गलत बात है। अलगाववाद बढ़ा, ये भी गलत है। राष्ट्रीय की एकता कमजोर हुई, ये भी गलत है। हमारे लिए सही आंसर क्या होगा? बताइए सभी लोग, सही आंसर क्या होगा? क्षेत्र की अस्मिता और राष्ट्रीय एकता दोनों मजबूत हुई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। कश्मीर भारत में विलय से जुड़ा दस्तावेज क्या कहलाता है? कश्मीर में जो भारत विलय हुआ या भारत में कश्मीर विलय हुआ, इससे जो जुड़ा दस्तावेज है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है शिमला समझौता। दूसरा ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तीसरा ऑप्शन है दासकंड समझौता। चौथा ऑप्शन है लाहौर घोषणा। ठीक है, तो हमारे लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। जूनागढ़ के भारत में विलय के लिए कौन सा तरीका अपनाया गया था? क्वेश्चन क्या कहता है? जूनागढ़ क्या है? जूनागढ़ के भारत में विलय, भारत में जो जूनागढ़ विलय हुआ था, इसके लिए कौन सा तरीका अपनाया गया था? भारत में जूनागढ़ को विलय करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया गया था? तो पहला ऑप्शन दिया गया है हमारे पास जनमत संग्रह। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय मध्यस्थता केवल सैन्य अभियान। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में है संसद का प्रस्ताव। तो हमारे लिए राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 का जमानत का संग्रह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग 36 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है, हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाने के लिए कौन सी सैन्य कार्रवाई की गई थी? हैदराबाद जो है उसको भारत में मिलाने के लिए कौन सी सैन्य कार्रवाई की गई थी? इसमें ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया था? वो ऑपरेशन का नाम बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, ये नहीं होगा। ऑपरेशन विजय ये भी नहीं होगा। ऑपरेशन विजय हैदराबाद से संबंधित नहीं है। ऑपरेशन पोलो सही होगा, ये हैदराबाद से संबंधित है। हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑपरेशन कैक्टस ये गलत होगा,
ये गलत आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 37, अगर आप इंडियन आर्मी, अग्निवीर या किसी डिफेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछता है, हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाने के लिए कौन सी सैन्य कार्रवाई की गई थी। आप सैन्य से जुड़ी कोई भी परीक्षा देंगे तो उसमें यह क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। भारत में नियोजित विकास की शुरुआत किससे मानी जाती है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में नियोजित विकास की शुरुआत किससे मानी जाती है। क्वेश्चन फिर से देखिएगा, भारत में नियोजित विकास की शुरुआत किससे मानी जाती है। ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास, ऑप्शन देखेंगे पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ग्राम सुधार कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी है हरित क्रांति, ऑप्शन नंबर डी है श्वेत क्रांति। हमारे लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर ए पंचवर्षीय योजना सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 39 कहता है पंचवर्षीय योजना को की देखरेख के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है। पंचवर्षीय योजना की देखरेख के लिए अभी हम लोग ये क्वेश्चन जो देख रहे थे तो इसमें कहा गया है भारत नियोजित विकास की शुरुआत किससे मानी जाती है, तो इसका आंसर था पंचवर्षीय योजना। इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 39 में, पंचवर्षीय योजना की देखरेख के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताइएगा। पहला नंबर ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन क्या है चुनाव आयोग, दूसरा ऑप्शन है वित्त आयोग, तीसरा ऑप्शन है योजना आयोग, चौथा ऑप्शन है लोक सेवा आयोग। तो क्या ऑप्शन होगा, राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बताइएगा, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। पंचवर्षीय योजना की देखरेख के लिए योजना आयोग बनाई गई थी और अभी भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है, स्वतंत्र भारत में कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाने की कोशिश की गई। क्या है, आजाद भारत में कौन सा आर्थिक मॉडल, क्या है आर्थिक मॉडल अपनाने की कोशिश की गई। इससे पहला ऑप्शन दिया गया है शुद्ध पूंजीवादी मॉडल। पहला क्या है शुद्ध पूंजीवादी मॉडल, दूसरा है शुद्ध साम्यवादी मॉडल, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल, ऑप्शन नंबर डी है जमींदारी मॉडल। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल। अभी ये मेरा 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। ये 40 के 40 क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन थे और इसके बाद देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है बाकी महत्वपूर्ण वो मोस्ट वीवीआई थे। उसके बाद ये वीवीआई क्वेश्चन देख लेते हैं 41 से 100 के बीच में, ठीक है। अभी टोटल 60 क्वेश्चन बचे हुए हैं तो आप लोग शांति से बैठे और एक स्थान में बैठे एक बार में एक वीडियो पूरा कंप्लीट कर ले, बेहतर रहेगा। एक बार में पूरी ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगी मोस्ट वीवीआई, ठीक है। तो चलिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। क्वेश्चन में कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, मिली हुई अर्थव्यवस्था को, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, मिश्रित का मतलब यह है कि दो तीन या अधिक से अधिक मिला हुआ चीजें अधिक से अधिक मिली हुई होती है उसे मिश्रित कहते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया गया है केवल निजी क्षेत्र होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, केवल निजी क्षेत्र होता है, ये ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है केवल सार्वजनिक क्षेत्र होता है।
ऑप्शन नंबर सी में दिया है निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के साथ साथ काम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया है ना निजी ना सार्वजनिक। तो हमारे लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के साथ काम करते हैं, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है? क्वेश्चन क्या कहते हैं? प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना जो है उसमें किस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, मतलब सबसे ज्यादा ध्यान किस क्षेत्र पर दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है भारी उद्योग, ऑप्शन नंबर बी है कृषि और सिंचाई, और तीसरा ऑप्शन क्या दिया है? अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन नंबर डी है रक्षा। तो 42 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कृषि और सिंचाई, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। 41 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 42 में, इसमें कहा गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया था, और उसी के ठीक दूसरा क्वेश्चन दिया गया है नीचे में, मतलब 41 में पूछा था प्रथम पंचवर्षीय, और 42 में क्या पूछ दिया है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें बताइए तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति था? नहीं, हरित क्रांति नहीं था। सेवा का विकास था? ये भी गलत। विदेशी ऋण कम करना, ये भी गलत था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था, भारी उद्योग और औद्योगिक विकास पर जोर। ज्यादातर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, नियोजित विकास की प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका है? क्वेश्चन क्या कहता है? नियोजित विकास की प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका है, क्या भूमिका थी? तो ऑप्शन दिया गया है केवल नुकसान उठाना। क्या ये सही होगा केवल नुकसान उठाना? नहीं, ये गलत होगा। बुनियादी और भारी उद्योग अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्रों में निवेश, ये ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं। केवल व्यापार करना, ये गलत होगा। केवल व्यापार करना गलत होगा। केवल कृषि उत्पादन खरीदना, ये भी गलत होगा। हमारे आंसर सही आंसर क्या होगा? बुनियादी और भारी उद्योगों अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्रों में निवेश करना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में असमानता की समस्या किस रूप में दिखी? कहता है आजाद भारत, आजाद हिंदुस्तान में असमानता की समस्या किस रूप में दिखी थी? क्या क्या है? आजाद भारत में असमानता किस समस्या के रूप में दिखी? केवल भाषाई स्तर पर, केवल भाषा के स्तर पर बताइए। नहीं, केवल भाषा के स्तर पर नहीं। केवल धार्मिक असमानता नहीं, धर्म के भी स्तर पर नहीं। केवल राजनीतिक असमानता, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सही होगा, क्षेत्रीय, वर्गीय, ग्रामीण, शहरी और जातीय असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे बड़ी बाध्य क्या मानी जाती है? राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है खेल प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर ए है खेल प्रतियोगिता, तो ये तो गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा का प्रसार, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी है सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, सांप्रदायिकता
जातिवाद और अलगावाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। सांप्रदायिक का आशय क्या है? क्या क्वेश्चन क्या है 47 में? सांप्रदायिकता का आशय क्या है? सभी धर्मों का समान, धर्म के आधार पर नफरत और राजनीतिक नहीं। हाँ, सांप्रदायिकता का मतलब ये होगा, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, धर्म के आधार पर नफरत और राजनीतिक करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भाषाई समस्या का समाधान किस प्रकार से खोजा गया? भारत में भाषाई समस्या का समाधान, भारत में भाषाई समस्या का समाधान किस प्रकार खोजा गया? क्या क्वेश्चन? भारत में भाषाई समस्या का समाधान किस प्रकार खोजा गया? राइट आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। केवल एक भाषा लागू करके। ऑप्शन नंबर बी है भाषाई राज्यों का पुनर्गठन और बहुभाषिक नीति अपनाकर। तो ये सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। सभी भारतीय भाषाओं को समाप्त कर, नहीं ये गलत होगा, गलत होगा। केवल अंग्रेजी लिखकर, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान में राज्यों की आधिकारिक भाषा के रूप में किस भाषा का उल्लेख है? क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान में राज्यों की आधिकारिक भाषा के रूप में किस भाषा का उल्लेख है? चलिए तो इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहले 49 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है भारतीय संविधान में राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में किस भाषा का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी का, ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी का, ऑप्शन नंबर बी है हिंदी देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी है उर्दू। तो हमारे लिए राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी सब कमेंट में बताइए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान या संविधान के अनुसार केंद्र की सहायक भाषा के रूप में अंग्रेजी को कब तक रखने का प्रारंभिक प्रावधान था? क्वेश्चन कहता है कि संविधान के अनुसार केंद्र की सहायक भाषा के रूप में अंग्रेजी को कब तक रखने का प्रारंभिक प्रावधान था? आंसर क्या होगा? आंसर देखिए, ऑप्शन क्या दिया गया है? 5 वर्ष ऑप्शन नंबर ए में, नहीं 5 वर्ष नहीं होगा। 10 वर्ष, 10 वर्ष भी नहीं होगा। 25 वर्ष, 25 वर्ष भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा ना कहकर भाषा का क्या है? हिंदी को राष्ट्रीय भाषा ना कहकर भाषा राजभाषा कहने का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया, राजभाषा कहने का क्या उद्देश्य था? ठीक, ऑप्शन दिया गया है हिंदी को कमजोर करना। क्या ये सही है? नहीं। अंग्रेजी को हटाना, ये भी गलत है। केवल उत्तर भारत को लाभ देना, ये भी गलत है। हमारे लिए राइट आंसर क्या है? अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति समान और समानता बनाए रखना, ये ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। संघीय राज्य व्यवस्था
संघीय राष्ट्र राज्य व्यवस्था या संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए क्या आवश्यक है? क्या पूछा है? संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है केवल केंद्र का प्रभुत्व। ऑप्शन नंबर बी कहता है केवल राज्यों का प्रभुत्व। ऑप्शन नंबर सी में है सहकारी संघवाद और आपसी सहयोग। ऑप्शन नंबर डी में है न्यायपालिका का अभाव। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सहकारी संघवाद और आपसी सहयोग होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। 53 में कहा गया है भारतीय संघ में राज्यों को किस सूची के अंतर्गत अधिकार प्राप्त है? भारतीय संघ में क्या है? भारतीय संघ में राज्यों को किस सूची के अंतर्गत अधिकार प्राप्त है? पहला ऑप्शन है संघ सूची, दूसरा ऑप्शन है राज्य सूची, तीसरा ऑप्शन है समवर्ती सूची, चौथा ऑप्शन है अवशिष्ट सूची। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी भारतीय संघ में राज्यों को। ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए राज्यों को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 संविधान की सूची किस सूची में वे विषय रखे गए हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? कौन सा सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है? पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? पहला ऑप्शन है संघ सूची, दूसरा ऑप्शन है राज्य सूची, तीसरा ऑप्शन है समवर्ती सूची, चौथा ऑप्शन है आपात सूची। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा समवर्ती सूची। क्या होगा? समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। अभी तक हम लोग 50 से नहीं 100 क्वेश्चन में से 54 कंप्लीट कर चुके हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत में एकल नागरिक का क्या अर्थ है? भारत में एकल नागरिक का क्या अर्थ है? एकल नागरिकता का क्या अर्थ है? भारत में एकल नागरिकता का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? केंद्र और राज्यों की दोहरी नागरिकता, केवल राज्य की नागरिकता, संपूर्ण देश के लिए एक ही नागरिकता, नागरिक केवल सेना को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण देश के लिए एक ही नागरिकता। संपूर्ण देश के लिए एक ही नागरिकता मतलब पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही नागरिकता रहेगी आपके पास। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। राष्ट्रीय एकता को सबसे अधिक मजबूती किससे मिलती है? राष्ट्रीय एकता को सबसे अधिक मजबूती किससे मिलती है? क्या राष्ट्रीय एकता को सबसे अधिक मजबूती किससे मिलती है? इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय एकता को सबसे अधिक मजबूती किससे मिलती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइएगा। 56 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सांप्रदायिक संप्रभुत्व एवं लोकतांत्रिक मूल्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। केवल सैन्य शक्ति को नहीं, केवल आर्थिक विकास को नहीं, केवल भाषा की एकरूपता नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 भी देखते हैं। एकता में विविधता से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन क्या कहते हैं? एकता में विविधता से क्या तात्पर्य है? एकता में विविधता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है? विभिन्नताओं को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर बी में है विविधताओं को स्वीकार कर एकता बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी केवल एक भाषा को सामान्यता देना। नहीं, ऑप्शन नंबर सी में है केवल एक भाषा को मान्यता देना। गलती से सामान्यता बोला गया है, मान्यता देना। केवल एक धर्म को मान्यता देना। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? केवल एक धर्म को मान्यता देना। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विविधताओं को स्वीकार कर एकता बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। स्वतंत्र भारत में सामाजिक न्याय की चुनौतियों को किस प्रावधानों से जोड़ा गया? कहा गया है स्वतंत्र भारत में सामाजिक न्याय की चुनौतियों को किस प्रावधान से जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए है केवल चुनाव सुधार, केवल मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, केवल पंचायत व्यवस्था, केवल नागरिक कानून। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, केवल मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान क्यों किए गए हैं? क्वेश्चन क्या कहता है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान क्यों किया गया है? बताइएगा। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए विशेष प्रावधान क्यों किया गया है? ऑप्शन नंबर ए का है उन्हें दंडित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है ऐतिहासिक शोषण और पिछड़ेपन की भरपाई तथा समान अवसर देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है विशेष कर लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है राजनीतिक अधिकार छीनने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ऐतिहासिक शोषण और पिछड़ेपन की भरपाई तथा समान अवसर देने के लिए। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति का शोषण बहुत हुआ, ठीक है। इसकी भरपाई करने के लिए समान अवसर देने के लिए प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किसके लिए है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किसके लिए है? क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किसके लिए है? ऑप्शन दिया गया है केवल सरकार के लिए। ऑप्शन नंबर बी है केवल नेताओं के लिए। ऑप्शन नंबर सी है नागरिक के लिए ताकि उनका सम्मान और स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। केवल न्यायपालिका के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी नागरिकों के लिए ताकि उनका सम्मान और स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन पूछा है नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है हमारे पास न्यायालय में सीधे लागू होना, राज्य की ऐसी नीतियां बनाने के लिए मार्गदर्शन देना जो सामाजिक, आर्थिक और न्याय स्थापित करे। ऑप्शन नंबर सी है केवल चुनाव आचार संहिता। ऑप्शन नंबर डी है केवल आपातकाल की घोषणा। तो राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राज्य की ऐसी नीतियां बनाने के लिए मार्गदर्शन देना जो सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन आदर्शों का उल्लेख है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन आदर्शों का उल्लेख है?
चलिए बताइएगा ऑप्शन क्या क्या दिया है देख लीजिए। संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र और गणराज्य। ठीक, तो ये तो संविधान के प्रस्तावना में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा ऑप्शन में कहता है केवल राजतंत्र और पूंजीवाद। नहीं, ये तो गलत है, केवल राजतंत्र और पूंजीवाद नहीं दिया गया है। तीसरा ऑप्शन है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। ये भी ऑप्शन गलत है, ये संविधान के प्रस्तावना में कहीं उल्लेख ही नहीं किया गया है। सैन्यवाद और तानाशाह, ये भी उल्लेख नहीं किया गया। हमारे लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, संप्रभुत्व, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र और गणराज्य बनाने के लिए ये लाइन जो है हमारे संविधान के प्रस्तावना में उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के विचार किससे प्रेरित है? समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के विचार किससे प्रेरित है? बताइएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिकी क्रांति से, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन नंबर सी है रूसी क्रांति, ऑप्शन नंबर डी है औद्योगिक क्रांति। तो कौन सा आंसर होगा? जल्दी जल्दी सब बताएंगे क्या होगा 63 का। ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति से। किससे? फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। भारत में चुनावी लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भारत में चुनावी लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है केवल नामपत्र के चुनाव, नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ऑप्शन नंबर सी है चुनाव में केवल एक ही दल। ऑप्शन नंबर डी है केवल नामित सदस्य। ऑप्शन नंबर क्या होगा 64 का? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, नियमित। ठीक है, नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा 64 का। किसका? 64 का। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में विपक्षी दलों की क्या भूमिका होती है? राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में, किसकी प्रक्रिया में? राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में विपक्षी दलों की क्या भूमिका होती है? केवल सरकार की आलोचना, जनहित के मुद्दों को उठाना और वैकल्पिक नीतियां देना, केवल चुनाव बहिष्कार, केवल अविश्वास का प्रस्ताव। 65 में क्या होगा राइट आंसर? जनहित के मुद्दे को उठाना और वैकल्पिक नीतियां देना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी। 66 में देखेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से निपटने के लिए किस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता होती है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से निपटने के लिए किस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता होती है? बताइएगा किस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है स्वार्थी और तानाशाही नेतृत्व। क्या ये सही होगा? नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे दूरदर्शी, लोकतांत्रिक और समावेशी नेतृत्व। हाँ, ये तो सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे केवल सैन्य नेतृत्व। नहीं। केवल धार्मिक नेतृत्व। नहीं। हमारे लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दूरदर्शी और लोकतांत्रिक समावेशी। ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे भारतीय लोकतांत्रिक की एक बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? भारतीय लोकतांत्रिक की एक बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है बार बार सैन्य शासन,
क्या है? ऑप्शन नंबर ए बार बार सैन्य शासन, ये गलत होगा। संविधान का बार बार निलंबन, ये भी गलत होगा। नियमित चुनावों के साथ निरंतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनाए रखना, ये हमारे लिए सही आंसर होगा। नियमित चुनावों के साथ निरंतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनाए रखना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा 67 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। विकास की राजनीति का एक सकारात्मक परिणाम क्या माना जाता है? क्वेश्चन है विकास की राजनीति, क्या चीज की राजनीति? विकास की राजनीति का एक नकारात्मक परिणाम क्या माना जाता है? विकास की राजनीति का एक नकारात्मक परिणाम क्या माना जाता है? केवल ग्रामीण विकास, ऑप्शन नंबर ए में दिया है केवल ग्रामीण विकास। ऑप्शन नंबर बी में दिया है पर्यावरण संकट और संसाधनों का असंतुलित उपयोग। ऑप्शन नंबर सी है साक्षरता में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी में है स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। 68 का राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण संकट और संसाधनों का असंतुलित उपयोग, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र का जो निर्माण होता है उसमें शिक्षा की क्या भूमिका है? राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है केवल डिग्री देना। ऑप्शन नंबर सी केवल सरकारी नौकरी दिलाना। ऑप्शन नंबर डी खेल की उपेक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी नागरिकता बोध, जागरूकता और वैज्ञानिक सोच विकसित करना। 69 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी नागरिकता बोध, जागरूकता और वैज्ञानिक सोच विकसित करना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता को भारत में किस रूप से समझा गया? धर्मनिरपेक्षता को भारत में किस रूप से समझा गया? चलिए पहला ऑप्शन इसका देख लेते हैं। राज्य को किसी धर्म से कोई सरोकार न होना। ऑप्शन नंबर बी है राज्य के सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और दूरी रखना। ऑप्शन नंबर सी केवल बहुसंख्यक धर्म को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी सभी धर्मों को समाप्त करना। तो हमारे लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राज्य का सभी धर्मों के प्रति सम्मान और दूरी रखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए 71 देखते हैं। राष्ट्रीय निर्माण की चुनौती में कौन कौन सी सामाजिक चुनौती है? ऑप्शन नंबर ए सीमा विवाद। ऑप्शन नंबर ए सीमा विवाद। ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिकता, जाति भेद और लैंगिक असमानता। ऑप्शन नंबर सी है अंतरराष्ट्रीय समझौते। ऑप्शन नंबर डी है निर्यात नीति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिकता, जाति भेद और लैंगिक असमानता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। इसमें कहा गया है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से क्या है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है? ऑप्शन नंबर देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में है अफवाह और नफरत फैलाना। ऑप्शन नंबर बी संवाद, संवैधानिक उपाय और लोकतंत्र संस्थाएं। ऑप्शन नंबर सी है हथियारों का होड़। ऑप्शन नंबर डी है केवल सोशल मीडिया। हमारा राइट आंसर क्या होगा?
संवाद, संवैधानिक उपाय और लोकतांत्रिक संस्थाएं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में युवा की क्या भूमिका है? राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में युवा की क्या भूमिका है? केवल मनोरंजन, जागरूक नागरिक, नवाचार, सामाजिक सुधार और लोकतांत्रिक भागीदारी। ऑप्शन नंबर सी में है केवल मतदान से दूर रहना। ऑप्शन नंबर डी हिंसक आंदोलन चलाना। तो 73 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जागरूक नागरिक, नवाचार, सामाजिक सुधार और लोकतांत्रिक भागीदारी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में कहते हैं नए राष्ट्र की चुनौतियां। नए राष्ट्र की चुनौतियों में मुख्य रूप से किस क्षेत्र की समस्या शामिल है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? नए राष्ट्र की चुनौतियों में मुख्य रूप से किस क्षेत्र की समस्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है केवल अंतरराष्ट्रीय संबंध। ऑप्शन नंबर बी में दिया है केवल आर्थिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी में दिया राजनीतिक, सामाजिक और क्षेत्रीय चुनौती। ऑप्शन नंबर डी में केवल सैन्य चुनौती। तो इसमें से केवल अंतरराष्ट्रीय संबंध ये नहीं आते, केवल आर्थिक क्षेत्र ये भी नहीं आते, केवल सैन्य चुनौतियां ये भी नहीं आती। इसमें आते कौन कौन से? तो राजनीतिक, सामाजिक और क्षेत्रीय चुनौतियां आती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को हल करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाया गया? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को हल करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाया गया? तो बताइएगा, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को हल करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाया गया था? पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? हिंसक आंदोलन। दूसरा ऑप्शन है तानाशाही शासन। तीसरा ऑप्शन है लोकतांत्रिक विधि, संवैधानिक प्रक्रिया और जन भागीदारी। चौथा ऑप्शन है सैन्य शासन। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? लोकतांत्रिक विधि, संवैधानिक प्रक्रिया और जन की भागीदारी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? ये क्वेश्चन वीवीआई है। आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? पहला ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। चौथा ऑप्शन है मोरारजी देसाई। तो हमारे लिए राइट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है 77 कहता है भारत का पहला चुनाव हुआ तो राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला चुनाव हुआ राष्ट्रपति कौन था? तो बताइए 77 में भारत का चुनाव हुआ राष्ट्रपति कौन था? जिस समय भारत में चुनाव हुआ था उस टाइम राष्ट्रपति कौन था? पहला ऑप्शन क्या दिया है? डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सा ऑप्शन सही होगा 77 में? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 कहता है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत का पहला जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था आजाद भारत का? ठीक है, आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था ये याद रखिएगा। कौन था? ऑप्शन नंबर ए में क्या कहा गया? लॉर्ड माउंटबेटन।
ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी नेहरू, ऑप्शन नंबर डी पटेल। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 79 देखते हैं। भारत में संविधान निर्माण के लिए कौन सा निकाय बनाया? भारत में संविधान निर्माण के लिए कौन सा निकाय बना? कौन सा निकाय बना था? जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। ऑप्शन कौन सा है? लोकसभा, संविधान सभा, राज्यसभा, कैबिनेट मिशन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी संविधान सभा। भारत में संविधान निर्माण के लिए क्या बना था? संविधान सभा। ठीक है, क्या बना था? संविधान सभा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ? संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ? क्वेश्चन पूछ रहा है संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ। ऑप्शन नंबर ए है आम प्रत्यक्ष चुनाव से। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आम प्रत्यक्ष चुनाव से। ऑप्शन नंबर बी है प्रांतीय विधानसभा के सदस्य द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है गवर्नर जनरल की नियुक्ति से। ऑप्शन नंबर डी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, किससे हुआ था? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, विभाजन के समय शरणार्थियों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? ऑप्शन क्या है? पहला है भाषा, दूसरा आवास भोजन और रोजगार, तीसरा है शिक्षा, चौथा है न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आवास भोजन और रोजगार। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 में कहता है स्वतंत्रता के समय भारत के सामने कौन सी समस्या नहीं थी? इसमें पूछा है आजादी के समय भारत के सामने कौन सी समस्या नहीं थी? पहला ऑप्शन दिया है शरणार्थियों का पुनर्निवास, दूसरा ऑप्शन है खाद्य संकट, तीसरा ऑप्शन है रियासतों का एकीकरण, चौथा ऑप्शन है परमाणु हथियारों का दौर। तो राइट आंसर क्या होगा? परमाणु हथियारों का दौर। ऑप्शन नंबर डी परमाणु हथियारों का दौर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, परमाणु हथियारों का दौर। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। आंध्र राज्य के गठन के लिए आमरण अनशन किसने किया? क्या कहा है? आंध्र राज्य के गठन के लिए आमरण अनशन किसने किया? यह वाला क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, फिर भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 83 में कहा गया है आंध्र राज्य के गठन के लिए आमरण अनशन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? पी सुंदरिया। ऑप्शन नंबर बी पोट्टी श्री रामुली। ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर डी जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी पोट्टी सिरा मुली। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में भाषाई राज्यों के गठन से किस प्रकार की राजनीतिक मजबूत हुई? भारत में भाषाई, क्वेश्चन सही से देखिएगा,
भारत में भाषाई राज्यों के गठन से किस प्रकार की राजनीति मजबूत हुई? ऑप्शन नंबर ए है केवल सांप्रदायिक राजनीतिक, ऑप्शन नंबर बी केवल जातीय राजनीतिक, ऑप्शन नंबर सी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर लोकतांत्रिक राजनीतिक, ऑप्शन नंबर डी केवल राजतंत्रीय राजनीतिक। क्या आंसर होगा 84 का? ऑप्शन नंबर सी केवल जातीय राजनीतिक, ऑप्शन नंबर सी केवल जातीय राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। आजाद भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधार क्या था? स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधार क्या था? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है औपनिवेशिकता, ऑप्शन नंबर बी गुटनिरपेक्षता, ऑप्शन नंबर सी सैन्य संगठन, ऑप्शन नंबर डी साम्राज्यवाद। क्या होगा राइट आंसर 85 का? ऑप्शन नंबर बी गुटनिरपेक्षता, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे। स्वतंत्र भारत में विकास की चुनौती को किससे जोड़ा गया? क्या कहा है? स्वतंत्र भारत में विकास की चुनौती को किससे जोड़ा गया है? पहला ऑप्शन है केवल कृषि विकास से, दूसरा केवल औद्योगिक विकास से, समग्र सामाजिक आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन, केवल सैन्य शक्ति से। तो राइट आंसर क्या होगा 86 का? ऑप्शन नंबर सी समग्र सामाजिक आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने वाला तत्व कौन सा है? क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने वाला तत्व कौन सा है? क्या है राष्ट्रीय एकता को कम करने वाला तत्व कौन सा है? पहला ऑप्शन है भाषाई सम्मान, सांप्रदायिक दंगे, लोकतांत्रिक चुनाव, पंचायत राज। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक दंगे, ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक दंगे। 87